हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो हम हमारा जो पिछला टॉपिक था पार्लियामेंट, उसके बारे में हमने बिल्कुल बेसिक जानकारी स्टार्ट करी थी और थोड़ा बहुत हमने जाना था कि आर्टिकल्स जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने देखा था आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 में हम किसका उल्लेख देखने को मिला था? संसद का उल्लेख देखने को मिला था। संसद के 3 अंग होते, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा का उल्लेख हमें देखने को मिला आर्टिकल 80 में, लोकसभा है आर्टिकल 81 में, राष्ट्रपति हम पहले पढ़ चुके हैं आर्टिकल 52 के अंदर पढ़ चुके थे। राज्यसभा क्या होती है? उच्च सदन होती है। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित है? अभी 250 सीटों का बंटवारा हमने किस प्रकार से देखा था कि 5 सीटें पीओके की हम छोड़ देंगे तो 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे तो 233 बचेंगे। तो 233 में से अपने पास में जो 233 में से 225 सीटें स्टेट की, 8 सीटें अपने पास में यूटी की। ये देखो 8 सीटें किसकी थी? यूटी की अपने पास में, ये अपने पास में दे रखा था। अब आपने मुझसे पूछा था कि सिर्फ 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 80 क्लोज 1 के अंदर मेंशन है। किन किन क्षेत्रों से अपने को वो मनोनीत करता है? तो अपन ने देखा था लास्ट यानी एल फॉर लिटरेचर यानी साहित्य, ए फॉर आर्ट यानी कला, एस फॉर सोशल सर्विस यानी सामाजिक विज्ञान और एस फॉर साइंस यानी विज्ञान की बात हमने करी थी। ये 4 सदस्य थे। ये देखो इसमें ये लिख रखा है कि 4 में से मनोनीत करता था राष्ट्रपति अपने पास में। ठीक है, ये आर्टिकल जो अपन देख चुके थे। इसके बाद में अपन ने देखा था लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का जो चुनाव है वो होता है प्रत्यक्ष, अर्थात जनता ही क्या करती है? अपने प्रतिनिधि को वोट देकर क्या करती है? उसका चुनाव करती है। और वही चुनाव क्या कहलाते हैं? एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात सांसद कहलाते हैं अपने पास में। तो लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 552 थी, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा जब 2 एंग्लो इंडियन समुदाय की सीटों को हटा दिया गया तो अधिकतम सीटें रह गई 550 में से वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543 सीटें। तो 543 सीटों में से 530 सीटें हैं राज्य की, 13 सीटें अपने पास में यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की अपने पास में। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा कैसे सेम टू सेम लिखा हुआ है। एक बार अपन उस दिन की क्लास को रिवाइज कर दें ताकि आप लोग जब अपन आगे बढ़े तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने आर्टिकल्स देखे थे। तो आर्टिकल्स में मेन आर्टिकल्स क्या है? जैसे राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते, राज्यसभा का सभापति होता है और क्या होता है? उपसभापति होता है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख हमें देखने को मिला था आर्टिकल 89 के अंदर। ठीक इसी प्रकार लोकसभा में क्या होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, तो उसका उल्लेख हमें देखने को मिला था आर्टिकल 93 में। अब मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे बात करूँ तो राज्यसभा के सभापति कौन है अपने पास? सीपी राधाकृष्णन। वो कौन है? अपने उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के उपसभापति की अपन बात करें तो वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह अपने पास में। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष अपने कोटा के सांसद है ओम बिरला। तो ओम बिरला क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे। वर्तमान में लोकसभा का कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, अर्थात उपाध्यक्ष का पद क्या है? खाली। प्रोटेम स्पीकर की बात करते थे वो थे भर्तृहरि मेहताब अपने पास में। ठीक है, ये अपन ने इसके अंदर कल देखा था। और इसके बाद में अपन आर्टिकल्स की बात करें तो ये देखो ये रहे जो मैं आपको बता रहा था कि सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में, फिर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अपने पास में। ठीक है, ये आर्टिकल 89 आपके पास में। ये देखो आर्टिकल 64 या आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अपन ने बात करी थी। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे आर्टिकल 98 की। तो आर्टिकल 98 में उल्लेख मिलता है हमें संसद के सचिवालय का। किसका? सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की बात हम करते हैं। आर्टिकल 99 में आता है संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण की बात की जाती है, यानी जो ओथ ली जाती है तो उसकी बात किसमें हमें मिलती है? आर्टिकल 99 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख हमें किस अनुच्छेद के अंदर देखने को मिलता है तो वो है हमारे पास आर्टिकल 60 के अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है पार्लियामेंट में। ठीक है, किसके अंदर? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की संसद का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं आर्टिकल 61 की बात करूं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की बात की जाती है अपने पास में। इसके बाद आता है आर्टिकल 108 के बारे में। आर्टिकल 108 क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अपने पास। इसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 110 की, जो क्या है? धन विधेयक से संबंधित है, अर्थात धन विधेयक की बात की जाती है। फिर आर्टिकल 111 में आता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो, आत्यंतिक वीटो की बात की जाती है। आर्टिकल 112 में
वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 की बात करते हैं। इसके बाद जो हम आज आगे पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, ये देखो लोकसभा के लिए खोल रखी जितने भी आर्टिकल्स है ये सब क्या है, लोकसभा से रिलेटेड। उस दिन हमने राज्यसभा से संबंधित जानकारी कंप्लीट करी थी, तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, ठीक है। अब देखो लोकसभा के बारे में चालू करते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये देखो टोटल संख्या कितनी अपने पास 552 है, तो 2 सीटें तो एंग्लो इंडियन की हटा दी थी अपन ने। किस संविधान संशोधन से? 104th अमेंडमेंट से हटा दी थी अपने पास में, ठीक है। नामित कर सकता था किससे? एंग्लो इंडियन से, परंतु 104th अमेंडमेंट, ठीक है। 104 संविधान संशोधन 2020 की अपन ने बात करी है। जब आप ये क्लास देखो ना, तो इससे पहले अपन ने संविधान संशोधन की क्लास करी है, तो उसमें अपन ने फर्स्ट अमेंडमेंट से चालू करा था, और 106 अमेंडमेंट अभी तक वर्तमान में हो चुके। 2023 में हुआ था 106 नंबर का, क्या था? NSVA यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करी, अर्थात लोकसभा में आरक्षण की बात और राज्यसभा में आरक्षण की बात बोली गई थी अपने पास में। तो जब अपन ने 104th अमेंडमेंट पढ़ा था, तो उसमें बोला था अपन ने कि आंग्ल इंडियन समुदाय की 2 सीटें जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था उनको समाप्त कर दिया गया था अपने पास में, ठीक है। तो अब देखो ये हट गए अपने पास में। तो पहले क्या थे? 530 और 20 होते थे, परंतु अभी वर्तमान में 543 सीटें राष्ट्रपति की, ठीक है। 543 थे, अब देखो 545 है, पर 2 सदस्य क्या है, एंग्लो इंडियन नामोनीत करता था। तो अब 2 सीटें हट गई, तो कितनी बची? 543 बची अपने पास में। 543 में से 530 तो है स्टेट के अपने पास में, किसके? स्टेट के। और 13 सीटें किसकी अपने पास में? यूटी की है। 13 सीटें किसकी अपने पास में? यूटी की है। और ये देखो अपन ने जब अपन कल पढ़ रहे थे, एक बार बेसिक अपन ने देखा था, ठीक है। तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 543 अपने पास। अधिकतम सीट 552 हो सकती है, यही अपन ने बिल्कुल रिपीट करा। और 543 को अपन ने क्या करा था? 530 और 13 के अंदर करा था, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो, आज ये अपन यहाँ पे देख चुके हैं। पहले बेसिक बता दिया था, अब आप ये पीपीटी में से समझोगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, एक बार में आपको याद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो 530 एक बार ये आंकड़ा रहा, और 13 सदस्यों का आंकड़ा एक बार ये रहा अपने पास में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या 543 सीटों का अपने पास में लोकसभा में उल्लेख देखने को मिलता है। अब अपने पास अगला टॉपिक आता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो अब देखो अपन वापस संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं। तो आप कमेंट में लिख के मुझे एक बार बताना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी अपने पास में, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिखना जब तक आप इसकी बात करो, ठीक है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जब अपन ने लोकसभा के बारे में चर्चा करी थी, तो उसमें अपन ने देख लिया था क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, अर्थात जनता के द्वारा ही अपने सांसद जो अपना प्रतिनिधि होता है उसको क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है अपने पास में, ठीक है। अब देखो प्रत्येक नागरिक को क्या है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मतदान का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब देखो मूल संविधान में क्या है, मतदान की उम्र कितनी थी, 21 वर्ष। अब ये देखो आपके क्वेश्चन का आंसर 61th अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट है, 61th अमेंडमेंट की अपन ने बात करी है। अब ये कब हुआ था, 1989 में। ये सॉरी ये टाइपिंग में गलती हो गई, 1988 नहीं, वो 1989 के द्वारा, ठीक है। 1989 के द्वारा क्या है, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई अपने पास में, ठीक है। तो मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से की गई, 61th अमेंडमेंट 1989 से। ये अपन ने जब संविधान संशोधन की क्लास पढ़ी थी तो उसमें संविधान संशोधन के अपन ने उल्लेख देखा था, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अब पहले अपन ने देखा राज्य क्षेत्रों का, तो राज्य का उल्लेख किस प्रकार से प्रतिनिधि देखने को मिला कि जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनाव करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अब इस संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी के प्रतिनिधित्व की बात करिए, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की अपन बात करेंगे। तो देखो संविधान क्या है, संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने का अधिकार देता है। तो इसके लिए एक अधिनियम बनाएगा अपने पास में, इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी अधिनियम यानी यूटी एक्ट 1965 अपने पास में, ठीक है, यूटी एक्ट 1965, जिसके अनुसार क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब अगर राज्यों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है तो ये तो है नहीं कि लोकसभा वो यूटी के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी, नहीं, यूटी में भी क्या है, लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब आते हैं नामित या मनोनीत सदस्य। पहली बात, अगर लोकसभा में नामित या मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं तो पहले क्या, राष्ट्रपति सिर्फ एंग्लो इंडियन को क्या है, लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था,
ठीक है। इसके लिए क्या है, 2 व्यक्ति को लोकसभा नामित कर सकता था। कौन कर सकता था? राष्ट्रपति कर सकता था। ये 1960 तक ये व्यवस्था थी। फिर 95 अमेंडमेंट 2009, ये भी जब अपन ने संविधान संशोधन की क्लास ली तो आप देखोगे उसमें 95 अमेंडमेंट 2009 के द्वारा क्या है, इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया था कि 2 सदस्यों को क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। और वो 2 व्यक्ति जो होंगे वो किस समुदाय से होंगे? एंग्लो इंडियन से। परंतु वापस रिपीट करूंगा मैं आपको, बार बार इस अमेंडमेंट को याद रखना कि 104th अमेंडमेंट हो गया कब भाई? 2020 तक बढ़ाया था। तो 2020 में क्या हो गया? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। और क्या करा? आंग्ल इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा में समाप्त कर दिया अपने पास में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये मनोनीत और नामित सदस्यों की बात की जाती है अपने पास। इसके बाद अपन बात करेंगे लोकसभा की चुनाव प्रणाली की बात अपन करते हैं कि भाई लोकसभा में जो सीटों का चुनाव होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, कौन लोकसभा के चुनाव का आयोजन करवाता है। तो आपको पता है पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव का आयोजन करवाया जाता है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन का उल्लेख हमें किस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलता है? आर्टिकल 324 के अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये लोकसभा की चुनाव प्रणाली ना तो कौन कराता है? ECI। ECI यानी क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक सेकेंड में लिख देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से एक एक चीज़ को समझेंगे अपन। देखो ECI, ठीक है, ECI क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात अपन कर रहे हैं, यानी निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये क्या है? निर्वाचन आयोग की अपन बात करेंगे। ठीक है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलेगा? आर्टिकल 324 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी जो क्या करेगा? राज्य के अंदर और अपने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या चुनाव की व्यवस्था करवाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग ही करवाता है। क्या? गुप्त मतदान के द्वारा करवाया जाता है। एक बैलेट रहता है, उसके अंदर क्या है? पर्ची को डाला जाता है और उसमें से फिर राष्ट्रपति के चुनाव में जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या करता है? राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है अपने पास में। ठीक है, तो ये आर्टिकल 324 के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है अपने पास में। अब क्या होता है? क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। तो भाई क्षेत्र का निर्धारण तो कौन करती है? संसद देखती है कि इस एरिया तक 10 लाख तक की जनसंख्या होगी। सर्वप्रथम क्या था? 10 लाख तक की जनसंख्या का प्रावधान था। भाई एक सीट का प्रतिनिधित्व तो 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात पर निर्धारित किया जाएगा अपने पास में। तो देखो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की बात अपने पास में करिए कि भाई लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने हैं तो सभी राज्यों को क्या है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब देखो क्या है? संविधान के अनुसार किया गया है। आप मुझे एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में? यूपी के अंदर है। अपने को पता है यूपी में कितनी? 80 सीटें लोकसभा की अपने पास में 80 सीटें हैं। और अगर मैं विधानसभा की सीटों की बात करूँ तो आजकल जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, अगर आप SSC का भी एग्ज़ाम दोगे ना तो मान लो SSC का एग्ज़ाम आप दे रहे हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप, तो उसके अंदर GK का जो आपका पेपर होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें खाए तो यूपी के अंदर है अपने पास। ठीक है, अपन पहले विधानसभा की सीटों की बात कर रहे हैं। ठीक है, विधानसभा सीट की बात मैं करता हूँ आपसे। तो यूपी के अंदर विधानसभा की सीटें 403 अपने पास में। कितनी है? 403। अब आप बोलोगे सर यूपी के बाद कौन है? महाराष्ट्र तो नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए थे तो 288 सीटों पर हुए थे। परंतु बंगाल में भी तो चुनाव संपन्न हुए अभी, तो बंगाल में 294 सीटें अपने पास में लोकसभा वो विधानसभा की, सॉरी। तो बंगाल में कितनी सीटें विधानसभा की? 294 है अपने पास। फिर आता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कितनी अपने पास में? 288 सीटें अपने पास में। ठीक है, गुजरात की अपन बात करें तो गुजरात के 182 सीटें अपने पास में। और अगर राजस्थान की आप बात करोगे तो राजस्थान में कितनी सीटें विधानसभा की अपने पास में? 200 सीटें क्या है? राजस्थान में विधानसभा की है। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी अपने पास? 25 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या की कितनी अपने पास में? 10 सीटें। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल बेनिफिट बन सकता है कि किस राज्य से कितनी सीटें विधानसभा की है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो ये अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन राज्यों को इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या और सीटों का अनुपात यथासंभव समान रहे। मैंने आपको बोला 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का प्रतिनिधित्व किया जाता है अपने पास में। और यह प्रावधान उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिनकी जनसंख्या क्या है? 60 लाख से कम है। अर्थात जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, क्या कि लोकसभा में सीटों का आवंटन। अभी अपन बात करते हैं सिक्किम की, अपन बात करते हैं मिजोरम की बात करोगे आप तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है? कम देखने को मिलती है। अब देखो प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में
क्या प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या और आवंटित सीटों का अनुपात क्या है, पूरे राज्य में समान रहे। अर्थात पूरे राज्य में क्या है, इस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्रों का वो किया जाता है बंटवारा कि राज्य और जनसंख्या का अनुपात जो है वो क्या रहे, समान रहे। ठीक है, जनसंख्या और सीटों का क्या है, अनुपात समान रहना चाहिए अपने पास। इसके बाद आगे आते हैं अपन, एक सेकेंड, चलो। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अब पहले तो आप मुझे आर्टिकल नंबर बता दो, इस जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है ना ये अपने पास कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। तो अभी अपने पास ये कौन सा आर्टिकल के अंदर मेंशन था जब अपन ने पढ़ा था, पढ़े ना अभी अपन ने आर्टिकल, ये देखो इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े अपन ने, यहाँ से चालू करा था अपन ने आर्टिकल 79 से। अब ये देख लो, ये लिख रहा है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। कौन से आर्टिकल में मेंशन है अपने पास, आर्टिकल 82 में मेंशन है। तो भाई अपन ने क्या है, पहले बेसिक कंप्लीट कर लिया ना आर्टिकल्स, तो अब आप जब ये पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। इसलिए ये देखो आर्टिकल 82 के अंदर ये मेंशन है अपने पास में। ठीक है, आर्टिकल 82 में। अब जनगणना कब, अब जो अभी लोकसभा की सीटों की संख्या निर्धारित थी, तो ये कब की गई थी निर्धारित, कि 2026 तक यथा संभव लोकसभा की सीटों की संख्या यही रहेगी। तो ये अपने पास में निर्धारित की गई थी 84th अमेंडमेंट 2001 के द्वारा। ठीक है, 84th अमेंडमेंट 2001 द्वारा क्या तय किया गया था अपने पास में कि 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या यथा संभव बनी रहेगी। ठीक है, 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, अर्थात इनमें कुछ भी नहीं किया जाएगा परिवर्तन, संख्या समान रहेगी। ठीक है, 84th अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था कि 2001 की जनगणना हुई है अपने पास में, उसके अनुसार क्या है 2026 तक सीटों की संख्या समान रहेगी। अब देखो ये अपने बात करी तो राज्यों को क्या है, लोकसभा में सीटों का आवंटन है, ये तो अपने को पता है। ये क्या है, जनगणना के पश्चात ही पुनः समायोजन किया जाता है। फिर प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना। राज्य की बात की है, अब जैसे अभी मैंने आपको फॉर एन एग्जाम्पल दिया, यूपी में 403 सीटें किसकी, विधानसभा की, तो उन्होंने क्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया। और अगर अपन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, बिल्कुल कम है, तो वो कितनी है, 80 अपने पास में। तो मतलब जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को क्या है, लोकसभा सीटों का आवंटित किया जाता है अपने पास में। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करना। उस संसद को यह अधिकार होगा कि वो इन कार्यों की प्रक्रिया और रीति को क्या करे, निर्धारित। इसी उद्देश्य से क्या है, परिसीमन आयोग को बोलते हैं अपन डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, जो क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। सीमा का निर्धारण अर्थात किस क्षेत्र के आधार पर कितनी जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन के चुनाव का होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन डिलिमिटेशन कमीशन अपने पास में। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के अपन ने बात करी है। ठीक है, अब देखो आप, अगर आपको आर्टिकल्स याद है ना तो बिल्कुल भी आपको कोई इशू नहीं आता। अब देखो एक बार पूछ लिया कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो आप डायरेक्ट एक बार आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 82 टिक करोगे, आपका सही हो गया। आर्टिकल 83 की बात करोगे तो लोकसभा के सदस्यों की अवधि की बात बोली गई है। ये देखो अपन ने आर्टिकल 83 पढ़ा है ना, ये देखो संसद के सदनों की अवधि की बात बोली गई है। 84 में योग्यता है, 85 अपन ने लाइन से पढ़े बिल्कुल आर्टिकल सेम टू सेम। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब क्या है, अधिनियम बना दिया और इसे क्या है, समय समय पर लागू किया गया था अपने पास में। ये इसके बाद देख लो, ये 1952 जब सर्वप्रथम लोकसभा के चुनाव का आयोजन किया गया था अपने पास में, संपन्न। फिर 1962 में जब क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, फिर लाल बहादुर शास्त्री को क्या है, प्रधानमंत्री बनाया था अपने पास। 1972 और 2002 में क्या है, परिसीमन आयोगों का गठन किया गया अपने पास में। फिर अपने को पता है 42 अमेंडमेंट 1976, कमेंट में लिख देना 42 अमेंडमेंट पूरा पढ़ा है अपन ने, 3 पेज पढ़े थे, याद है अमेंडमेंट्स की क्लास ली थी जब अपन ने, उसमें एक एक चीज़ लिखी अपन ने। क्या, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पूरा एक भाग 4A अलग जोड़ा गया था, पूरा मौलिक कर्तव्य अलग जोड़े गए थे अपने पास में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन, लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। इसी के द्वारा क्या, 44th अमेंडमेंट के द्वारा तो होता कैबिनेट शब्द। 42 अमेंडमेंट से क्या होता, जो अपनी प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे 3 शब्द, एक तो समाजवादी यानी सोशलिस्ट की बात अपन ने करी थी, एक अखंडता की बात अपन ने करी है, अखंडता यानी होता है इंटीग्रिटी, एक धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलर की बात अपन ने करी थी। ठीक है,
ये अपनी किससे करा था? 42 अमेंडमेंट 1976 से। 39A यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। 48A पर्यावरण संरक्षण की अपन ने बात करी थी। 43A उद्योग कर्मकारों निर्वाह के मजदूरी की बात अपन ने करी थी। तो इस प्रकार से 42 अमेंडमेंट के द्वारा अपन ने क्या जोड़ा? ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण की बात जोड़ी है। पार्ट 14A पूरा अलग इसके लिए जोड़ा गया अपने पास में। तो ये चीज़ें क्या आप रिवाइज करते रहोगे ना अमेंडमेंट, एक बार क्लास देखना, क्लास में पूरा अपन ने डिटेल से पढ़ाया हुआ। संविधान संशोधन की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या बोला गया कि राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन 1971 के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और जनगणना के आधार पर इसे क्या है 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। भाई 2001 में क्या हुआ? 84th अमेंडमेंट हो गया अपने पास में। तो 84th अमेंडमेंट के द्वारा उसे बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? 2026 तक कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो ये रहा 84th अमेंडमेंट कब हुआ? 2001 में। उसे कब बढ़ा गया? 2026 में। और यही अपन इधर लिखा था, देख लो 84th अमेंडमेंट 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होता है, अगर आपने पहले से एक बार क्लास देखोगे, फिर उस क्लास को आप रिवाइज करके एक बार दोबारा ट्राई करो कि आपको कितना याद रहता है, उसे लिखने की ट्राई करो। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे ये चीज़ आती है। फिर आप उसको बार बार एक ही बार देखोगे ना, आपको चीज़ें याद होने लगेगी। फिर उसके बाद में बार बार रिवाइज करो उस चीज़ को, जब तक कि आपको कंठस्थ नहीं हो जाता है। उसके बाद अगली चीज़ सीखने की ट्राई करो आप, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक क्लास को देखो और फिर उसको रिवाइज करो अगले दिन जाके, ठीक है। तो 2026 तक बढ़ा दिया। अब फिर आता है अपने पास 87th अमेंडमेंट की अपन बात करते हैं। तो 87th अमेंडमेंट कब हुआ था? 2003 में। अब आप मुझे एक बार कमेंट में लिख देना 87 से पहले 86 आता है, ठीक है। तो 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ है अपने पास में। कब हुआ है? 2002 में। तो 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा क्या जोड़ा गया था? कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया और क्या प्रावधान किया गया था, ये आप मुझे कमेंट में लिख देना। पर अभी अपन बात करते हैं 87th अमेंडमेंट की 2003 के द्वारा। तो जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका पुनः परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ये तो अपन ने ऊपर ही देख लिया। और राज्यों की आवंटित जो सीटों की संख्या है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब परिसीमन तो 2001 की जनगणना के अनुसार करवा लिया, परंतु राज्यों को जो पहले लोकसभा की सीटें आवंटित थी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। उदाहरण के लिए अगर यूपी की लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है तो उसमें कोई भी परिवर्तन किया गया, ना तो कमी की गई ना उसमें वृद्धि की गई। इसी प्रकार से राजस्थान में 25 सीटें, तो ना तो 24 सीटें करी ना 26 सीटें करी, 25 की 25 संख्या निर्धारित थी अपने पास में, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब एससी और एसटी के लिए आरक्षण। अब पहले अपन ने पढ़े आर्टिकल्स, याद है? एससी और एसटी के आरक्षण जब कंप्लीट अपन बात कर रहे थे, किस में बात कर रहे थे? पूरे भागों की अपन बात कर रहे थे, याद आया? भाग, केंद्र और राज्य संबंध, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल में अपन ने पढ़े? पार्ट 15 निर्वाचन है। पार्ट 16 क्या है अपने पास में? एससी और एसटी को आरक्षण। बोलो बोलो जल्दी, ठीक है। तो एससी और एसटी को आरक्षण, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात करिए। तो देखो इसके लिए जो आर्टिकल है मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार देख लेना आप, ठीक है। एक सेकेंड रुको, चलो ये देखो आर्टिकल 330 की अपन बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आर्टिकल 330 की अपन बात करते हैं। तो आर्टिकल 330 अपने पास बोलता है एससी यानी होता है शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की अपन बात कर रही हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। और एसटी यानी होता है शेड्यूल ट्राइब की बात अपन करेंगे, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब की अपन बात करेंगे यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का आरक्षण। अब देखो आरक्षण एक तो लोकसभा में भी होता है, एक विधानसभा में भी होता है अपने पास में, ठीक है। परंतु आर्टिकल 330 बोलता है लोकसभा में आरक्षण की बात। किस आर्टिकल में बोला है अपने पास? आर्टिकल 330 के अंदर अपने पास में बोला गया है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर लोकसभा में तो 330 आपने बोल दिया, पर लोकसभा के बाद अपन विधानसभा भी तो है अपने पास में। तो विधानसभा में किस आर्टिकल के अंदर उल्लेख देखने को मिलेगा अपने घर? तो मिलेगा अपने पास उल्लेख देखने को आर्टिकल 332 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 332 क्या बोलता है? विधानसभा में एससी यानी शेड्यूल कास्ट व एसटी को आरक्षण की बात बोली गई है, ठीक है। ये किसमें अपने पास? आर्टिकल 332 के अंदर अपने पास देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो आप मुझे एक चीज़ और बताओ, एनसीबीसी जोड़ा है अपन ने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, याद है? 3 कमीशन पढ़े थे अपन ने, एक तो एनसीएससी पढ़ा है,
एक NC/ST पढ़ा था अपन ने, और एक NC/BC पढ़ा है, और एक NOBC होता है, एक OBC को आरक्षण। ये 4 अपन ने पढ़े, ठीक है। NC/SC क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। NC/ST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। NC/BC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और OBC यानी काका कालेलकर आयोग जो बना था, मंडल आयोग की अपन बात करते हैं, तो OBC के लिए बना था। तो देखो NC/SC का क्या उल्लेख है? आर्टिकल 338 के अंदर उल्लेख देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। NC/ST किस आर्टिकल में? आर्टिकल 338A के अंदर अपन बात करेंगे। NC/BC अपने पास आर्टिकल 338B के अंदर, ठीक है। 338B की अपन बात करेंगे। OBC का उल्लेख अपने को देखने को मिलेगा आर्टिकल 340 के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये क्या है, अलग अलग कमीशंस भी बनाए गए, परंतु आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC और ST को आरक्षण, आर्टिकल 332 में विधानसभा में SC/ST को आरक्षण की बात अपने पास में बोली गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ जाओ अब। तो NC कौन से आर्टिकल में हो गया? आर्टिकल, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते, दिखना भी तो चाहिए आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, ये आर्टिकल 332 के अंदर तो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में आरक्षण। मैं अभी सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? लोकसभा के बारे में। तो देखो, संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और लोकसभा में ये आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। और विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इनकी क्या है, पहले 10 साल के लिए बढ़ाते हैं, फिर 10 साल बाद एक संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा अगले 10 साल के लिए क्या है, इनके आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया जाता है अपने पास, ठीक है। तो ये व्यवस्था कब? 10 वर्षों तक के लिए की गई थी। फिर इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है। अब 95 अमेंडमेंट 2009 के द्वारा क्या है, ये 2020 तक बढ़ाई गई थी अपने पास में, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलो, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। देखो, ये व्यवस्था 2020 तक बढ़ा दी। इसके बाद आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में, मतलब जो रिजर्व्ड जो इलेक्टेड एरियाज आपके, उसमें क्या सभी मतदाता मतदान करते हैं, परंतु पहले एक सीट फिक्स है कि यहाँ से क्या अनुसूचित जाति का उम्मीदवार खड़ा हुआ और अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार ही क्या है, वहाँ से सिर्फ चुनाव लड़ सकता है, ना कि कोई अदर जो कैटेगरी रहती है, ना तो सामान्य का लड़ सकता है, ना OBC का लड़ सकता है। क्या है, पहले सीट आरक्षित कर दी जाती कि ये सीट किसकी रहेगी? अनुसूचित जाति वाले की, यानी SC। और अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात, उनकी क्या है, पहले सीट आरक्षित कर दी जाती है अपने पास में। फिर क्या है, 84th अमेंडमेंट 2001 अपने को पता है 2026 तक के लिए क्या है, जनगणना की गई थी। तो 1991 की जनगणना के आधार पर आरक्षित सीटों का क्या है, पुनर्निर्धारण कर दिया। फिर वापस वही रिपीट होगा 87th अमेंडमेंट 2003 के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर पुनर्निर्धारण किया गया। आप लोगों को मुझे इसका कमेंट में आंसर लिख के बताना, मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा कौन कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया? तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 21A जोड़ा गया था अपने पास में। क्या जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया आपने, ठीक है। आर्टिकल 21A की बात करेंगे अपन, आर्टिकल 45 की बात अपन करेंगे। इसके अलावा अपन किस में बात करेंगे? आर्टिकल 51A जो मौलिक कर्तव्य अपने और के, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये किस उल्लेख में मिला अपने को? आर्टिकल 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 45 में प्रावधान किया गया, और आर्टिकल 51A और क्लोज के अंदर भी ये बात बोली गई अपने पास में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे, फिर ये अपन ने देख ही लिया है। इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे, अब अपन आएंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात की गई है, ठीक है। अब देखो, ये नहीं अपने पास रेशियो प्रोपोर्शनल प्रणाली की बात नहीं है, अपने पास है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब आप मुझसे पूछोगे सर कि इसके अंतर्गत क्या क्या उल्लेख हमें देखने को मिलेगा, तो अपन एक एक चीज़ को समझ रहे, बिल्कुल धीरे से आराम से चलना है, पेशेंसली अपने को एक एक चीज़ को समझना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की अपन बात करेंगे। तो लोकसभा के लिए क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली नहीं अपनाई गई है। इसके लिए क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, तो कंप्लीट देश को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये अपने को पता चल चुका है। फिर क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ठीक है। जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वो क्या है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। भाई अगर आप और मैं चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको 10 लाख वोट मिले, मुझे तो 8 लाख ही मिले, तो आप क्या 2 लाख वोटों से विजयी हुए, तो आपको क्या है, निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अर्थात जनता ने आपको सबसे अधिक वोट दिए प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, तो आप क्या हुए, विजयी हुए अपने पास, ठीक है। विजयी उम्मीदवार के कुल मतों का क्या है, बहुमत 50% से प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता, बल्कि क्या है, सिर्फ अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त होना क्या है, पर्याप्त होता है।
ये नहीं है कि भाई आपको अगर 25 लाख सीट है अपने पास, 25 लाख वोट है, तो ये नहीं आपको 12.5 लाख वोट चाहिए, नहीं, 12.5 लाख वोट से अधिक मिलेंगे तो ही आप जीतेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको 10 लाख भी वोट मिले जबकि अन्य उम्मीदवारों को आपसे कम वोट मिले तो आप क्या है उस चुनाव को जीत जाएंगे, यानी आप क्या है चुनाव विजयी होंगे। ठीक है, तो विजय के लिए क्या है 50% से अधिक होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ क्या बहुमत होना चाहिए, आपके पास सबसे अधिक वोटों की संख्या आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं आधुनिक प्रतिनिधि प्रणाली का मूल्यांकन। तो भारत में क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है, परंतु इसकी क्या है कुछ सीमाएं भी होती है। अब क्या है संविधान निर्माताओं ने किन कारणों से इनको अपनाया था, अब मुझे एक बार बताओ, संविधान निर्माता की अपन बात कर रहे हैं, संविधान का जनक किसे बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपको BR अम्बेडकर का पूरा नाम पता है, भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखो मतदाताओं के लिए क्या है सबसे सरल प्रणाली होती है, भाई मतदाता जो है वो डायरेक्ट वोट कर रहे हैं, अब उन्हें पता है कि जीतेगा कोई एक ही, परंतु सब अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं वोट देते हैं, फिर उनमें से वोटों की संख्या को गिना जाता है, जिसके सबसे अधिक वोट होते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है चुनाव के अंदर। ठीक है, देखो सरकार क्या है बनाने में स्थिरता प्रदान होती है और उपचुनाव की आवश्यकता कम होती है। भाई अगर अब अपन ऐसी सिस्टम रखेंगे भाई 50% से ज़्यादा जिसके वोट आएंगे वो क्या है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, तो ऐसे तो किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं होगा, फिर बार बार क्या है उपचुनाव कराने पड़ेंगे, किसी एक को सिलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा से उपचुनाव प्रणाली को अपने को लागू करना होगा। इससे क्या मतदाता और प्रतिनिधि के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, किसके अंतर्गत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत, और ये दल व्यवस्था को क्या सुदृढ़ बनाती है। अब दल व्यवस्था से आप मुझे एक बार बताओ दल बदल विरोधी अधिनियम कब लागू हुआ था और किस अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। दल बदल विरोधी कानून की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम। भाई आपको याद आएगा सर 52 अमेंडमेंट है, कब हुआ था, 1985 में हुआ था, कौन सी अनुसूची में हुआ था, 10th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, 10वीं अनुसूची की अपन ने बात करी, 10वीं अनुसूची में अपन ने इसको क्या करा था 52 अमेंडमेंट के द्वारा 10वीं अनुसूची को अपन ने जोड़ा था। अब देखो 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची जो क्या थी भूमि अधिग्रहण से संबंधित, वो अपन ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी थी। फिर अपन ने जोड़ी 10वीं अनुसूची जो किस अमेंडमेंट से 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो पंचायत की संबंधित है 29 विषयों को देखने को मिलता है, वो अपन ने जोड़ी थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। इसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को उल्लेख मिलता है, वो अपन ने जोड़ी थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। इस प्रकार वर्तमान में अपने पास कितनी अनुसूची है 12, और नगर पालिका के विषयों की संख्या 18 अपने पास में। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो अनुपातिक प्रतिनिधि का मूल्यांकन, ये अपने पढ़ लिया मतदाताओं के लिए सरल प्रणाली है, सरकार बनाने में स्थिरता प्रदान करती है, उपचुनाव की आवश्यकता कम होती है और मतदाता और दल बदल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। ठीक है, अब देखो क्या ये आधुनिक प्रतिनिधि प्रणाली की क्या अपने पास में प्रमुख विशेषता है, सरल व्यवस्था अभी अपन पढ़ चुके हैं, उपचुनाव की आवश्यकता कम पड़ती है, मतदाता और प्रतिनिधियों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है और छोटे राजनीतिक दलों की संख्या भी क्या है कम हो जाती है इससे, और ये दलीय व्यवस्था को मजबूत बनाती है और मतदाताओं के महत्व को बढ़ाती है। ठीक है, सेम है। फिर आते हैं सदस्यता के लिए अर्हता है, अर्थात किसी को लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, अर्हता है। जैसे अपने राष्ट्रपति की अर्हताएं पढ़ी थी, किस आर्टिकल में पढ़ी थी, आर्टिकल 57 में पढ़ी थी। तो क्या क्या थी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, और क्या किसी की भी लाभ के पद पर ग्रहण नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से क्या है सदस्य के लिए योग्यता है, सर्वप्रथम क्या वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है, भारत के नागरिक के बिना लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ सकते। निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान किया गया हो, ठीक है, कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। जब अपन ने अनुसूची क्या पढ़ी थी, 3 पढ़ी थी, शपथ का उल्लेख 3 में, 2 में तो सैलरी आएगी, तो 3 के अंदर अपन ने देखा था कि जो चुनाव लड़ने से पहले भी क्या निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। जब आप क्लास देखोगे ना यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, उसके अंदर अनुसूची 3 में अपन ने इसका उल्लेख देखा था। ठीक है, अब लोकसभा के लिए तो क्या है न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु और संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी पूरी करता हो। इसके बाद आती है संसद की सदस्यता के लिए अतिरिक्त योग्यता है, यह है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की अपन बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो वो क्या है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, अर्थात वो पंजीकृत होना चाहिए। कहाँ पे, निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या है उसे एक कार्ड मिलेगा, उसे बोलते अपन इलेक्शन कार्ड। अपन बोलते हैं ना भाई तेरा आईडी कार्ड है क्या, वोटर आईडी कार्ड जिसे अपन बोलते हैं, तो वो क्या है होना चाहिए और उसी क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर मैं सवाई माधोपुर से रिलेट करता हूँ तो मैं यहाँ जयपुर में किसी सांसद को वोट दे दूंगा, नहीं, जो हमारे एरिया में जो प्रतिनिधि खड़ा हुआ मुझे उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वह निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष चलेगा, शपथ करेगा और अन्य सभी वैधानिक योग्यताओं को पूरी करता हूँ। ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए निर्भरता है। भाई डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कब उसे क्या कर सकते हैं अपन, हटा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले वो किसी भी लाभ के पद पर हो। मैंने अभी आपको अभी बोला है प्रेसिडेंट की जो अर्हताएं पड़ी थी, भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और क्या किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसी प्रकार से लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद धारण करता है तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और यदि संसद किसी पद को अयोग्यता से मुक्त घोषित कर देगी तो ये क्या, इसका एक अपवाद है। अपवाद को आप अंडरलाइन करके याद रखना कि यदि कि संसद क्या है किसी पद को अयोग्यता से मुक्त कर देती है। इसके बाद आता है अपने पास विकृति चित्त। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है कि यदि सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को विकृतिचित अर्थात मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो तो उसे संसद का सदस्य नहीं बना सकते अपन। ठीक है, पर क्या सक्षम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात अपन करेंगे। इसके बाद आता है दिवालिया। भाई क्या हो, यदि कोई व्यक्ति अनुमोचित दिवालिया हो अर्थात किसी भी घपले के अंदर शामिल हो, उसने किसी प्रकार का फ्रॉड किया हो अपने पास में। एक विदेशी नागरिकता की बात करते हैं अपन, नागरिकता का चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके। ECI ओवरसीज ऑफ इंडिया, PIO पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन अपन ने पढ़ा था। OCI क्या था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की अपन ने बात करी थी। तो क्या भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेगा अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या वफादारी स्वीकार करता है तो क्या संसद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होता है। ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्यता है यदि वह किसी कानून के अंतर्गत, जो कि संसद के एक पूरी बुक आती है उसके अंतर्गत किसी विधि के द्वारा वो क्या है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे संसद की सदस्यता से क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपने पास। इसके बाद अपने पास आता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अपन बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कब अयोग्य होगा, यदि वो भ्रष्ट आचरण, करप्ट, अभी मैंने आपको बोला किसी भी दिवालिया से लाभ से हो, किसी प्रकार का फ्रॉड किया हो तो क्या होगा, वो भ्रष्ट होगा। चुनाव व्यय का सही विवरण प्रस्तुत नहीं करे। भाई एक पार्टी के द्वारा एक फंड ऑर्गेनाइज किया जाता है कि किसको कितना फंड दिया गया है, तो अगर वो चुनाव का सही ब्यौरा मतलब उसका जितना भी खर्च हुआ वो सही ब्यौरा पेश नहीं करता है तो क्या है अयोग्य घोषित कर जाता है। और सरकार के साथ किसी अनुबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षित रखता हो। ठीक है, सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अविश्वास के कारण पदच्युत कर दिया गया हो। भाई पहले ही वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त था तो उसे क्या पद से हटा दिया गया था अपने पास। और कुछ विशेष अपराधों में क्या है दोष सिद्ध हो। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि भाई पहले क्या उस पर कोई भी केस हो रखा है, वो जेल जा चुका है यानी दोष सिद्धि हो चुकी है उसके ऊपर। फिर इसके बाद देखते हैं दल बदल। ये अपन ने 52 अमेंडमेंट अभी देखो अभी अपन ने देखा कौन सा अमेंडमेंट था, 52 अमेंडमेंट। एक सेकंड खा गया, ये रहा, ये देखो दल बदल विरोधी अधिनियम। और यही बात कहाँ पे बोली गई है अपने पास इसमें कि दल बदल के आधार पर निर्भरताओं की बात करेंगे। 10वीं अनुसूची अपन ने जोड़ ली और इसे क्या अपन दल बदल विरोधी अधिनियम। अब क्या यदि वो स्वेच्छा से क्या अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो क्या संसद का सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एक अगर वो क्या निर्विरोध चुनाव लड़ता है परंतु चुनाव जीतने के बाद में किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उस पर क्या है दल बदल विरोधी अधिनियम लगाया जा सकता है। अभी लिखा हुआ देखना, ये देखो निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो ये भी क्या है उस पर अयोग्यता है। और यदि वो पार्टी के विरुद्ध मतलब भाई पार्टी क्या है किसी भी मुद्दे पर वोट करवा रही है, अगर वो सरकार जिससे वो चुनाव लड़ा है और जीता हुआ है उसी के खिलाफ मतदान कर देता है तो उसकी क्या है पार्टी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और संसद की सदस्यता भी क्या है उसकी समाप्त हो जाती है। और मनोनीत सदस्य की बात कर रहे हैं तो नामांकन के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। ये तो अपने को पता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो लोकसभा का सदस्य भी ना हो चाहे राज्यसभा का सदस्य ना हो तो उसे प्रधानमंत्री नामित किया जा सकता है, परंतु शर्त क्या है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। ठीक है, ये शर्त अपने पास में दे रखी है। तो ये अपन ने यहाँ तक आज देखा है। अब देखो ये निर्भरता संबंधित तो आर्टिकल 102 में बोला है कि अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति क्या है निर्वाचन आयोग की राय के बाद ही क्या करते हैं उसे अपने पास में बाध्यकारी होते हैं और निर्वाचन आयोग की जो राय होगी वो मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा
एक बार देख लेते हैं कहाँ से पढ़ा हमने। शुरुआत तो अपन ने कर ही चुके थे। फिर लोकसभा की संरचना, ये 543 सदस्य, 530 और 13, 530 स्टेट के, 13 सदस्य यूटी के, ये अपन देख चुके। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी अपने पास में। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए एक अलग अधिनियम बनाया गया था 1965 में। फिर आता है नामित या मनोनीत सदस्य। तो नामित या मनोनीत सदस्य क्या था अपने पास में कि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन समुदाय का क्या है, लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो ये सब हटा दिया था। 2020 में हटाई दिया। लोकसभा में चुनाव प्रणाली ईसीआई के द्वारा अपन ने बात करी थी, आर्टिकल 324 में सभी राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाता है, और ये प्रावधान उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जहाँ पे क्या है राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी अपने पास में, और क्या है निर्वाचन आयोग और आवंटित सीटें पूरे अनुपात में यथासंभव होगी। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आगे देखो, जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, आर्टिकल 82 की बात अपन ने करी थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा क्या है इसे 2026 तक स्थिर कर दिया गया था अपने पास में। इसके बाद ये देखो लिखा हुआ है 2026 तक स्थिर कर दिया था। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और मूल कर्तव्य जो है अपने 11वां, उसके अंदर जो ये मूल कर्तव्य अपन ने जोड़ा था। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्टिकल 330 में SC ST को लोकसभा में आरक्षण है, और आर्टिकल 332 में SC ST को विधानसभा में आरक्षण है। फिर अपन ने देख लिया था NC SC, NC ST, NC BC और OBC, ये 330 में इस लोकसभा में आरक्षण। फिर अपन ने 2000 ये वाला जो देखा था कि सभी सभी मतदाता मतदान करते हैं, परंतु आरक्षित सीट किसकी रहती है लोकसभा में, एक तो SC की और एक ST की, तो उन पर वही चुनाव लड़ सकते हैं अपने पास में। फिर 84th अमेंडमेंट के द्वारा क्या अपने पास में जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया था, और 87th अमेंडमेंट के आधार पर 2001 की जनगणना के आधार पर पुनर्निर्धारण किया गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है कि भाई मतदाता और जो अपने उम्मीदवार है उनके बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, और उसके द्वारा एक प्रतिनिधि का चुनाव कर दिया जाता है, और अगर वो चुनाव क्या है बहुमत नीचे 50% से अधिक नीचे होता है, सिर्फ क्या है वोटों की संख्या और उम्मीदवारों से अधिक होनी चाहिए अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपन ने देख लिया था कि कुछ रहती है स्थिरता है, ये जो अपन ने देखे थे अभी मैंने आपको बताई दी, उपव्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 बार ये स्लाइड अपन ने कंप्लीट देखा था, प्रमुख विशेषता अपने पास। फिर इस अर्हता क्या होनी चाहिए, अभी अपन ने देखा भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की बात बोली गई थी अपने पास में। संसद की सदस्य के लिए अतिरिक्त योग्यता क्या क्या, वही निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत समक्ष क्या है शपथ ली होनी चाहिए, और सभी वैधानिक योग्यताओं को पूरा करता हो। निरर्हता है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, और क्या दिवालियापन नहीं होना चाहिए, तब वो क्या है संसद का सदस्य बना रह सकता है, अन्यथा उसे संसद के सदस्य से त्याग पत्र देना होगा। विदेशी नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति बाहर विदेश से रह रहा है या फिर विदेशी नागरिक के हित में कोई बात कर रहा है तो उसे संसद की सदस्य से अयोग्य घोषित हो जाएगा। फिर संसद के द्वारा बनाए गए विभिन्न अयोग्यताओं की बात बोली थी अपन ने। इसके बाद अपन ने बात करी जनप्रतिनिधि अधिनियम, चुनाव में भ्रष्ट आचरण की बात अपन ने करी थी। ठीक है, चुनाव आयोग सही विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ विशेष अपराधों में दोष सिद्ध हो। फिर अपन ने बात करी दल बदल वाली, एंटी डिफेक्शन लो, क्या कि चुनाव जीतने के बाद में निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, अगर जब पार्टी वोट करवा रही है किसी भी सदन के अंदर तो उसके खिलाफ वोट करे वो, तो क्या है वो सब अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, और खुद की राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। 6 महीने के अंदर वो अगर सदस्य नहीं बन पाता है तो उससे सदस्य से अयोग्य घोषित। निरर्हता की 102 में बात करी, और राष्ट्रपति क्या है निर्वाचन आयोग की राय की प्राप्ति क्या है निर्वाचन आयोग के लिए बाध्यकारी होती है, और उसी आधार पर वो संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है। तो आई होप जो आज हमने पढ़ा आपको बिल्कुल समझ आया होगा। एक एक चीज़ अपन ने बिल्कुल डिटेल में पढ़ी थी, इससे पहली वाली क्लास में अपन बेसिक तैयार कर चुके थे, आज अपन ने बिल्कुल डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को समझा है। इसके आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ आज हमने लोकसभा की बात करी है, इसके आगे धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते हुए पार्लियामेंट कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई हो तो सबसे पहले अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रॉन्च एकेडमी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, यूट्यूब पे हमारे जो क्रॉन्च एकेडमी के शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पे आप जाके देखोगे तो उसके अंदर अलग अलग जो विभिन्न जानकारी रहती है किसी भी क्षेत्र से संबंधित है, जो एग्जाम से रिलेटेड जो ओरिएंटेड क्लासेज रहती है उनमें शॉर्ट्स डले हुए हैं, तो उन शॉर्ट्स को भी आप देखना, उन पे व्यू करो, उन पे लाइक करो और कमेंट करो, और क्रॉन्च एकेडमी को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते। आई होप आपको मजा आया होगा क्लास देख के। इसके आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।